सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से पेज नंबर हम आपको बताने से पहले बता दें। खंड 4 का शीर्षक है डॉक्टर अम्बेडकर साइमन कमीशन के साथ, यानी कि ये बेहद महत्वपूर्ण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय है, जिसको हमने प्रस्तुत किया है। और आज इसका सेकेंड भाग हम लेकर उपस्थित हुए हैं, यानी कि आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे 20 मार्च 1927 को दिल्ली मुस्लिम प्रस्ताव पारित किया जाता है और ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में होता है। आखिर हिंदू मुसलमान किन प्रमुख शर्तों पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन उन शर्तों को लेकर बाबा साहब की बहुत स्पष्ट राय है। बाबा साहब असहमत होते हैं। ये जो यहाँ पर प्रस्ताव पारित होता है उसकी जो प्रमुख मांगे हैं जिन पर सहमति बनती है, लेकिन बाबा साहब उन शर्तों को लेकर बेहद असहमत होते हैं। तो आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से दिल्ली मुस्लिम प्रस्ताव से बाबा साहब असहमत होते हैं? उसके पीछे के कौन से कारण है, प्रमुख मांगे क्या थी, प्रस्ताव क्या पारित किया गया, उसमें किन मुद्दों पर सहमति बनी हिंदू और मुसलमानों के बीच। तो आज ये महत्वपूर्ण अम्बेडकर संदेश होने वाला है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं इसी प्रस्ताव को लेकर कि हर व्यक्ति के अंदर, भारत देश के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर एक भावना होनी चाहिए। वो ये होनी चाहिए कि वे मूलतः भारतीय हैं और अंततः भारतीय हैं। अपनी बात को बाबा साहब क्लियर करते हुए कहते हैं कि हमारे अंदर इस तरह की सोच होनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रीयता को लेकर, भारतीयता को लेकर, राष्ट्र को लेकर बाबा साहब एकदम स्पष्ट हैं, क्लियर कट हैं कि प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय, अंतिम रूप से भारतीय। हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, देश के हर नागरिक को इस तरह की सोच रखनी चाहिए। इस पर विशेष बल देते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश प्रांत के क्षेत्र का पुनर्वितरण, इस चैप्टर में पेज नंबर 8 से लेकर पेज नंबर 11 तक हम आपके समक्ष हूबहू प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसा कि बाबा साहब ने यहाँ पर लिखा है। तो अब बिना विलंब के आज का अम्बेडकर संदेश BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि ऐसी वर्गीय मांग के बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार करने से पहले इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि अलग होने का जो उद्देश्य बताया गया है वह उचित है या नहीं। यानी कि सिंध प्रांत के अलग होने की बात की जा रही है। मुस्लिम लोगों ने यहाँ पर सिंध प्रांत को अलग बनाने की मांग की थी मेरे साथियों। उस बात को लेकर बाबा साहब कहते हैं कि हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि ये जो मांग है मानने से पहले ये उचित है या नहीं है। इस बारे में बाबा साहब कहते हैं कि इस मांग को रखने वाले मुसलमानों के प्रतिनिधि मंडल ने और इसका विरोध करने वाले हिंदुओं के प्रतिनिधि मंडल ने मांग और उसके विरोध का वास्तविक उद्देश्य प्रकट न करने की भरसक कोशिश की है। फिर भी जो लोग असलियत जानते थे उन्होंने महसूस किया होगा कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात खुलकर नहीं बताई है, लेकिन इस उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताना ही चाहिए ताकि इस पर इसके गुण दोषों के अनुसार विचार किया जा सके। जहां तक मुझे जानकारी है उसके आधार पर मैं इस उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहता हूं। हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भावपूर्ण सौहार्द के लिए मुस्लिम संप्रदाय के प्रतिष्ठित लोगों ने 20 मार्च 1927 को कुछ शर्तें रखी जिन्हें दिल्ली मुस्लिम प्रस्ताव कहते हैं। इन प्रस्तावों के अनुसार मांग की गई थी, नंबर 1, सिंध को अलग प्रांत बनाया जाए। सिंध को अलग प्रांत बनाया जाए। नंबर 2, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को अन्य प्रांतों के बराबर समझा जाए। और नंबर 3, पंजाब तथा बंगाल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में हो। पंजाब और बंगाल की बात यहाँ पर की जा रही है। इन प्रस्तावों को सरकारी तौर पर देखने से ही पता चल जाता है कि इस योजना का उद्देश्य मौजूदा व्यवस्था में से यथासंभव अधिक से अधिक मुसलमान बहुल प्रांत बनाना है। फिलहाल पंजाब और बंगाल ऐसे 2 प्रांत हैं जहां मामूली सा मुस्लिम बहुमत है। इन प्रांतों में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग करने का उद्देश्य मुसलमानों के सांप्रदायिक बहुमत को राजनीतिक बहुमत बनाना है, ताकि इन प्रांतों में निश्चित रूप से मुस्लिम सरकार बन सके। बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मुसलमानों का भारी बहुमत है, लेकिन वे अभी भी उत्तरदायी सरकार में शामिल नहीं है। नतीजा यह है कि मुस्लिम बहुमत सत्तारूढ़ बहुमत नहीं है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य इस विसंगति को दूर करना है ताकि वे ऐसे 4 मुस्लिम बहुल प्रांत बना सके जहां मुस्लिम सरकार बनाना सुनिश्चित हो।
चूंकि सिंध में मुसलमानों की प्रधानता है, अतः सिंध को अलग प्रांत बनाने की मांग करना, योजना में शामिल मुस्लिम प्रांतों की सूची में 5वां प्रांत जोड़ना है। तो इन मुस्लिम प्रांतों को बनाने का उद्देश्य क्या है? खुद मुसलमानों की नजरों में भी इसका उद्देश्य सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों जैसा ही है। इस योजना को तैयार करने वालों का कहना है कि यदि मुस्लिम प्रांतों का उनका प्रस्ताव मान लिया जाए तो वे सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की मांग छोड़ने और सभी प्रांतीय विधान मंडलों तथा केंद्रीय विधान मंडल में संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों को मानने के लिए तैयार हैं। तर्क की समानता से यह निष्कर्ष निकलता है कि मुस्लिम प्रांत बनाने का उद्देश्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों का भी यही उद्देश्य था। योजना को सरसरी तौर पर देखने से पता नहीं चलता कि जिन प्रांतों में हिंदुओं की प्रधानता है वहां बहुसंख्यक हिंदुओं के मुकाबले में अल्पसंख्यक मुसलमानों की रक्षा करने में मुस्लिम प्रांतों की रचना कैसे सहायक होगी। ऐसा लगता है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों से जो सुरक्षा मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, उसे खत्म करके यह योजना वस्तुतः उनकी स्थिति कमजोर कर रही है। लेकिन यदि हम योजना की गहराई से जांच करें तो देख सकते हैं कि यह उतनी निर्दोष और बेकार नहीं है जितनी कि ऊपर से दिखाई देती है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए यह मूलतः एक बढ़िया ढाल है। यदि हिंदू प्रांतों में बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक मुसलमानों पर अत्याचार करें तो ये योजना 5 मुस्लिम प्रांतों में बहुसंख्यक मुसलमानों की अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार करने का अवसर प्रदान करती है। यह ईंट का जवाब पत्थर से देने की सुरक्षा पद्धति है। आतंक के बदले आतंक और अंततः अत्याचार के बदले अत्याचार इसका मूल मंत्र है। पूरी योजना का और सिंध को अलग प्रांत बनाने का यही उद्देश्य है। यानी कि यहाँ पर बहुत क्लियर कट देखिए बाबा साहब ने कह दिया है कि सिंध को जो अलग प्रांत बनाने का उद्देश्य है वो मूलतः यह है कि कुछ 5 प्रांतों में मुसलमानों की सरकार होगी, अन्य प्रांतों में हिंदुओं की सरकार होगी। जहां पर हिंदू बहुसंख्यक होंगे, अगर हिंदू बहुसंख्यक होने के नाते मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं जहां पर हिंदुओं की सरकार है, तो स्वाभाविक है जहां 5 प्रदेशों में मुस्लिम लोगों की सरकार होगी, मुसलमानों की सरकार होगी, तो वहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम होने के नाते वो फिर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे। यानी कि वहाँ का बदला इधर लिया जाएगा इन प्रांतों में। तो इस तरह का एक समझौता बाबा साहब यहाँ विश्लेषण करते हुए कहते हैं ये जो सिंध प्रांत को अलग बनाने का उद्देश्य है वो लगभग यही उद्देश्य है। बहुत स्पष्ट बाबा साहब कहते हैं। अब बाबा साहब लिखते हैं कि यदि इस बारे में कोई शक हो तो मैं उसे नेहरू समिति की रिपोर्ट का हवाला देकर दूर करना चाहता हूं। अब नेहरू रिपोर्ट क्या है? बाबा साहब कहते हैं रिपोर्ट में कहा गया है कि हम जानते हैं कि सिंध को अलग करने की मुस्लिम मांग सर्वाधिक संतोषजनक ढंग से नहीं की गई थी। यह सांप्रदायिकता पर आधारित थी और बेमतलब ऐसे दूसरे मुद्दों से जुड़ी हुई थी जिनसे इसका कोई सरोकार नहीं था। ये शब्द लिखे हुए थे। नेहरू समिति सिंध के अलग होने का असली कारण बताने से कतराई। यानी कि नेहरू जो समिति थी वो सिंध के अलग होने का जो असली कारण है वो बताने से इनकार किया। इससे ये धारणा बनती है कि समिति को जो कारण पता चला होगा वह निश्चय ही प्रशंसनीय नहीं होगा। लेकिन यदि हम इससे सहमत होना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि हम इसके बारे में बुरी से बुरी बात भी जान लें। अतः मैं इस पर से पर्दा हटाकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ही यह बताने का मौका दूंगा। मुस्लिम लीग के हाल ही में कलकत्ता में हुए अधिवेशन में उन्होंने एक भाषण दिया। रूखेपन और स्पष्टता के कारण इस भाषण की प्रशंसा की जानी चाहिए। भाषण के दौरान उन्होंने कहा, लखनऊ समझौते द्वारा उन्होंने अपने हितों को बेच डाला। गत मार्च के दिल्ली प्रस्तावों ने भारत में मुसलमानों के वास्तविक अधिकारों की मान्यता का दरवाजा पहली बार खोला है। 1917 के समझौते के द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों से उन्हें केवल मुस्लिम प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, लेकिन मुसलमान बिरादरी के लिए अस्तित्व के लिए जो बात महत्वपूर्ण थी वह थी उनके संख्या बल की मान्यता। दिल्ली प्रस्तावों ने ऐसे हालात पैदा किए जिनसे उन्हें भावी हिंदुस्तान में उचित हिस्सा मिलने की गारंटी मिलेगी। बंगाल और पंजाब में उनका मौजूदा मामूली सा बहुमत केवल जनसंख्या संबंधी आंकड़ा था, लेकिन दिल्ली प्रस्तावों से उन्हें पहली बार 5 प्रांत मिले
जिनमें से कम 3 प्रांतों सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में उनका असल में भारी बहुमत था। यदि मुसलमान इस महत्वपूर्ण कदम को नहीं समझे तो वे जीने के काबिल नहीं रहेंगे, जीने के काबिल नहीं थे। अब 5 मुस्लिम प्रांतों की तुलना में 9 हिंदू प्रांत होंगे और 9 प्रांतों में हिंदू जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार 5 प्रांतों में मुसलमान हिंदुओं के साथ करेंगे। क्या यह बड़ा फायदा नहीं था? क्या मुस्लिम अधिकारों को मनवाने के लिए एक नया हथियार हाथ नहीं लग गया था? हिंदुस्तान टाइम्स 3 जनवरी 1928 को ये उसमें अबुल कलाम आजाद का स्टेटमेंट लिखा हुआ था। बस आगे लिखते हैं, कोई भी व्यक्ति जो सरल अंग्रेजी का सीधा साधा अर्थ समझता है सिंध के अलग होने की मांग के असली उद्देश्य के बारे में गलती नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि सिंध के भाग्य से असली उद्देश्य का कोई संबंध नहीं है। यह मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए तैयार की गई योजना का एक भाग है और इसका आधार यह सिद्धांत है कि शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका युद्ध के लिए तैयार रहना है। मांग का असली उद्देश्य जानने के बाद प्रश्न यह है कि क्या हम इससे सहमत हों? बाबा साहब अपने दृष्टिकोण को यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, कम से कम मैं तो इससे सहमत नहीं हो सकता और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो अच्छा प्रशासन चाहता है इससे सहमत नहीं होगा। नेहरू समिति ने जिस प्रकार सिंध को अलग करने के पक्ष में अपने विचार प्रकट किए हैं उसी प्रकार ये भी कहा जाएगा कि पेश करने के तरीके से प्रस्ताव के गुण दोष कम नहीं हो जाते। मुझे इस रूप पर आपत्ति है। मेरा विचार है कि तरीके से प्रयोजन का पता चलता है। प्रयोजन कोई छोटी मोटी बात नहीं है बल्कि स्थिति का खाका बदलने के लिए काफी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी संस्था को चलाने वाली और उसकी दिशा निश्चित करने वाली ताकत का केंद्र वह प्रयोजन ही है जिसने संस्था को बनाया है। इस योजना का प्रयोजन निसंदेह बहुत भयानक है। इसमें न्याय और शांति बनाए रखने के लिए बदले की भावना का सहारा लिया गया है। इस योजना में दूसरे प्रांतों में उनके धर्मावलंबी साथियों द्वारा किए गए अत्याचारों या पापों के लिए निर्दोष अल्पसंख्यकों को मुस्लिम प्रांतों में हिंदुओं और हिंदू प्रांतों में मुसलमानों को सजा देने का मौका दिया गया है। जो पद्धति अल्पसंख्यकों को उनके अपने ही प्रांत में नागरिक के बदले बंधक समझने की अनुमति देती है उसकी अपने आप निंदा होनी चाहिए। ये अल्पसंख्यक वे लोग हैं जिनके अधिकार उनके गलत व्यवहार के कारण नहीं जब्त किए जाते बल्कि कहीं और उनके भाई बंधुओं ने जो गलत व्यवहार किया होगा उसके दंड स्वरूप समाप्त किए जाते हैं। और कौन कह सकता है कि जिस शिकायत के आधार पर अधिकार जब्त किए जाते हैं वह हमेशा सही और ठोस होगी? शिकायत से आदमी अक्सर केवल दुख या तकलीफ महसूस करता है जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई भी छोटी या बड़ी बात प्रांतों के बीच लड़ाई का कारण बन जाती है। ऐसी योजना के परिणाम इतने भयंकर हैं कि इनके बारे में धैर्य से नहीं सोचा जा सकता। हिंदू प्रांतों में हिंदुओं को मुसलमानों पर अत्याचार करने के वैसे ही अवसर मिलने से योजना अच्छी नहीं हो जाती। इसमें तो मन मुटाव और विघटन के बीज छिपे हैं। यह योजना इतनी खराब है कि यदि मुसलमान इसके बिना अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते तो मैं चाहूंगा कि स्वराज को तब तक के लिए टाल देना चाहिए जब तक कि पारस्परिक विश्वास से उन्हें यह भरोसा ना हो जाए कि वे इस योजना के बिना काम चला सकते हैं। नेहरू समिति ने तर्क दिया है कि भारत में जनसंख्या का जो वितरण आज है उसके लिए इतिहास में हुई घटनाओं का लंबा सिलसिला उत्तरदायी है और सांप्रदायिक प्रांत बनाने में हमें तथ्यों को केवल उनके सही रूप में समझना है। यह बेशक सही है लेकिन मुद्दा यह है कि ऐसे समय में जब सांप्रदायिक भावना पूरे उफान पर है, राष्ट्रीय भावना अत्यधिक उतार पर, सांप्रदायिक भावना उफान पर है और राष्ट्रीय जो भावना है वो अत्यधिक उतार पर है, तो क्या हमें ऐसे सांप्रदायिक प्रांत बनाने चाहिए? जब हिंदू और मुसलमान सांप्रदायिक भावना से ऊपर उठ जाएं, ध्यान दीजिए मेरे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब की यहाँ सोच जो देश के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, वो बहुत स्पष्ट है। बाबा साहब कहते हैं जब हिंदू और मुसलमान सांप्रदायिक भावना से ऊपर उठ जाएं और यह महसूस करने लगें
कि वे मूलतः और अंततः भारतीय ही हैं, तो ऐसे प्रांत बनाए जा सकते हैं। यानी कि सिंध प्रांत को अलग बनाने की बात जो यहाँ पर कही जा रही है, भाषा कहते हैं सबसे पहले इस बात को हमें ध्यान देना है कि हिंदू और मुसलमान, अभी चूंकि वो उन्होंने सिंध प्रांत की जो मांग की है, 5 राज्यों की जो अलग मांग की है, 5 राज्य उनके हो जाएंगे या 9 प्रांत जो हिंदुओं के हैं, उन दोनों के बीच जो सोच काम कर रही है, जो भावना काम कर रही है, वो सांप्रदायिक भावना है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि इस सांप्रदायिक भावना से ऊपर उठ जाएं और ये महसूस करने लगें कि वे मूलतः यानी कि प्रथम भारतीय हैं और अंतिम रूप से भी भारतीय हैं। ये सोच उनके अंदर जब आ जाए तो ऐसे प्रांत बना दिए जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाषा आगे कहते हैं कि जो भी हो, इस प्रश्न को तब तक स्थगित किया जा सकता है जब तक कि दोनों ये महसूस न करने लगें कि वे भारतीय पहले हैं और उसके बाद हिंदू तथा मुसलमान हैं। यानी कि प्रांतों को यहाँ पर बाबा साहब, इन जो प्रांतों की बात की गई है दिल्ली मुस्लिम प्रस्ताव में, तो इस बात को बाबा साहब कहते हैं, इस प्रस्ताव को, सिंध प्रांत को अलग बनाने के प्रस्ताव को तब तक स्थगित कर दिया जाए, रोक दिया जाए, जब तक कि उनके अंदर ये भावना ना आ जाए कि वे भारतीय पहले हैं और उसके बाद हिंदू या मुसलमान हैं। सिंध को अलग करने के प्रश्न पर मेरे साथियों ने जो सहमति व्यक्त की है, मैं अपने आप को उससे इसी आधार पर अलग करता हूँ। यानी कि चूंकि अभी वहां पर सांप्रदायिक भावना काम कर रही है, इसलिए सिंध प्रांत को अलग बनाने के प्रस्ताव से बाबा साहब असहमत होते ही अपने आप को अलग रखते हैं। बस आगे कहते हैं कि आप देखेंगे कि सिंध को प्रेसिडेंसी से अलग करने पर जो वित्तीय कठिनाइयां सामने आएंगी, उसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा है। इसका कारण ये नहीं है कि मैं उन्हें कोई महत्व नहीं देता, मैं उन्हें महत्वपूर्ण समझता हूं, लेकिन मेरा विचार है कि केवल वित्तीय कठिनाइयां ही निर्णायक नहीं हो सकती, और यदि मैंने उनका संकेत नहीं किया है तो इसका कारण मेरा यह विचार है कि वित्तीय कठिनाइयां दूर करने के बाद भी सिंध के अलग होने के बारे में मैंने जो आपत्ति की है वह बनी रहेगी। यानी कि जो वित्तीय समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनको दूर भी कर दिया जाए, तब भी बाबा साहब कहते हैं हम सिंध प्रांत को अलग बनाने के प्रस्ताव से सहमत नहीं होंगे। बाबा साहब की बहुत स्पष्ट राय है कि जब तक ये भावना काम न करे कि हम प्रथम भारतीय हैं, सबसे पहले भारतीय हैं और इसके बाद हिंदू या मुसलमान हैं, जब तक ये भावना लोगों में नहीं आ जाती, हम किसी भी प्रांत को धार्मिक आधार पर अलग करने के खिलाफ है। समझ सकते हो, आज का अंबेडकर संदेश और ये प्रांत के क्षेत्र का पुनर्वितरण, ये चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर परिच्छेद सेकेंड में प्रांतीय कार्यपालिका में अध्याय नंबर 1 रहेगा, दोहरा शासन बनाम एकीकृत शासन। इस पर बहुत महत्वपूर्ण विचार बाबा साहब के हम लेकर उपस्थित होंगे। आज के अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो जान लीजिए और इसका बहुत आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। सिंध प्रांत को अलग बनाने के प्रस्ताव को कब तक के लिए स्थगित करने का सुझाव बाबा साहब ने दिया है, इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं, बहुत इजीली दे सकते हैं। समझ सकते हो, आपने अंबेडकर संदेश को अंत तक वाच किया, सुना और हर पॉइंट पर आपने गौर किया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका साधुवाद व्यक्त करते हैं, क्योंकि लगातार अंबेडकर संदेश के माध्यम से आप भी जन जागरण के उस स्तर को प्राप्त कर रहे हैं जिस स्तर की अपेक्षा यहाँ पर की जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस निवेदन के साथ कि हमेशा की भांति वीडियो को, अंबेडकर संदेश को शेयर जरूर कीजिएगा। समस्त अंबेडकर अनुयायियों के बीच, बुद्ध को मानने वाले लोगों के बीच में और बहुजन साथियों के बीच में ये अंबेडकर संदेश जरूर जाना चाहिए। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज नई दिल्ली की प्रेरणा। प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज नई दिल्ली।
मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।